नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम है रतन सिंह। तो चलिए अब ये कहानी रतन सिंह के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी जरूर दिखाएंगे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रतन सिंह है। उम्र होगी लगभग 38 साल। पिछले 16 साल से ट्रक चलाता हूं, राजस्थान की तेज धूप से लेकर हिमाचल के पहाड़ों तक। कहते हैं ना, सड़कें मेरे घर से ज्यादा जानी पहचानी हैं। सही बात है। घर जाता हूं महीने में 1-2 बार, लेकिन हाईवे मेरा असली घर बन गया है। मेरा ट्रक शेरा 12 व्हील का पुराना मॉडल है, पर मेरे लिए वो एक दोस्त जैसा है। उसका हॉर्न बजता है तो लगता है जैसे कोई अपना बुला रहा हो। रात के सफर में मैं हमेशा अपनी कैसेट लगाता हूं। पुराने गाने, चाय की खुशबू और सड़क के किनारे जलते पत्थर जैसे लैंप पोस्ट, यही मेरी दुनिया है। उस दिन भी एक ऐसा ही सफर था। मैं जयपुर से दिल्ली माल लेकर निकल रहा था। डेट याद है, 3 नवंबर, ठंडी हवा और बादलों से भरी रात। गाड़ी स्टार्ट की, शेरा ने एकदम से गुर्रा कर आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, चलो रतन, रात लंबी है। सफर अभी शुरू ही हुआ था। एफएम बंद था तो कैसेट लगाई, किशोरदा का गाना बज रहा था। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। सड़क पर घना कोहरा था, पर मैं आदत से मजबूर था। ऐसी रातों में चलाने का मजा ही कुछ और होता है। मुझे लगता है जब दुनिया सोती है, सड़कें जागती हैं। रात के 1 बजे के आसपास मैं एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। उस मोड़ का नाम था भैरव घाट टर्न, जहां लोग कहते थे रात में रुकना मना है। मैं हमेशा हंस के टाल देता था, अरे हम तो रोज यहां से गुजरते हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन उस रात हवा कुछ अजीब थी। कान में कुछ फुसफुसाती सी आवाज, जैसे कोई रतन कह रहा हो। मैंने खिड़की बंद कर दी और ट्रक की लाइट फुल बीम पर कर दी। कुछ दूर जाते ही एक चाय की टपरी दिखी, एक अकेली अंधेरे में जलते हुए बल्ब के नीचे। मुझे चाय की जरूरत थी तो मैंने ट्रक साइड में लगाया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, पतली दाढ़ी, कमजोर हाथ और आंखों में अजीब सा दर्द। उसने मुझे देखकर कहा, बेटा, इतनी रात को इस रास्ते पर मत निकल। यहां सब कुछ दिखाई देता है, पर सब सच नहीं होता। मैं हंसा, बाबा, हम ट्रक ड्राइवर लोग तो ऐसी रातों के आदी हैं। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, रात के 12 बजे के बाद अगर कोई औरत रोड पर मिले, रुकना मत। मैं हंस के चाय पी और चला गया। सोचा, बूढ़ा डराता है लोगों को, बिजनेस बढ़ाने के लिए कहानियां बनाता होगा। 1:45 रात के कोहरा और बढ़ गया था। मैं भैरव घाट के स्टेज पर था जब ट्रक के इंजन ने अजीब सी खर्र खर्र आवाज निकाली। स्पीड कम की, तभी हेडलाइट्स के बीच एक सफेद साया नजर आया। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के बीच खड़ी थी। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो हिली तक नहीं। ट्रक से उतरकर बोला, बहन जी, इतनी रात को यहां क्यों? उसने अपना चेहरा उठाया, आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल लाल, और उसके होंठों से एक शब्द निकल रहा था, चलावा। वो मेरे करीब आई और हवा रुक गई। आसपास सब कुछ चुप, सिर्फ उसका साया मेरे ऊपर छा गया। वह औरत मेरे सामने थी। उसके चेहरे से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। मेरे पैर जाम गए, जुबान सूख गई। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, पर हवा में वह जली हुई फ्लैश की स्मेल, वह सपना नहीं हो सकता था। उसने धीरे से कहा, रतन, तू भी नहीं बचेगा। मैं पीछे हटने लगा, पर तभी हवा का झोंका आया और वह गायब हो गई। मुझे लगा सब खत्म। मैं ट्रक में भागकर चढ़ा और इग्निशन घुमाया, पर कुछ अजीब हुआ। ट्रक खुद स्टार्ट हो गया। बिना की घुसाए इंजन गुर्र करने लगा, स्टीयरिंग खुद हिलने लगा और ट्रक आगे बढ़ने लगा। मैं चिल्लाया, अरे रुक, शेरा रुक जा। पर शेरा रुकता नहीं था। स्पीड बढ़ रही थी, 80, 90, 100। मैं ब्रेक दबाता गया, पर ब्रेक फेल।
ट्रक के मिरर में मैंने देखा वह औरत मेरे ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वह चिल्ला रही थी, ये मेरा रास्ता है। मैं डर के मारे हनुमान चालीसा याद करने लगा। तभी ट्रक एक झटके से रुक गया। इंजन बंद, सब कुछ चुप। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो देखा ट्रक एक पुराने भैरव मंदिर के सामने खड़ा था। मंदिर आधा टूटा हुआ था और अंदर से घंटी की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कोई पुजारी होगा। मैं संभल कर अंदर गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी फोटो फ्रेम लटकी थी, एक औरत की, सफेद साड़ी में, चेहरा बिल्कुल वही जो रोड पे देखा था। फ्रेम के नीचे लिखा था, सावित्री देवी, जिनकी मौत इस हाईवे पे ट्रक के नीचे आने से हुई 1995। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। तो क्या वह औरत एक आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी? तभी एक आवाज आई, तू आ गया बेटा। वही बूढ़ा चाय वाला मंदिर के गेट पे था। मैं बोला, बाबा आप यहां? बाबा ने कहा, मैं यहीं रहता हूं। लोग मुझे चाय वाला कहते हैं, पर मैं इस रास्ते का रक्षक हूं। वह औरत सावित्री देवी एक ट्रक के नीचे कुचल गई थी। उस ट्रक ड्राइवर ने उसकी मदद नहीं की थी। तब से उसकी आत्मा हर उस ड्राइवर को ढूंढ रही है जो रात में इस रास्ते से गुजरता है। मैं डर से भरी आवाज में पूछा, पर बाबा मुझे क्यों छोड़ा उसने? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तू रुक गया था। वह सिर्फ उन्हें मारती है जो बिना देखे बढ़ जाते हैं। तू रुककर इंसानियत दिखाई और इसी वजह से तू बच गया। मैं चुप रहा। बाबा ने कहा, अब कभी इस रास्ते पे रात में मत निकलना, वरना सावित्री फिर तुझे बुलाएगी। सुबह होने तक मैं ट्रक लेकर दिल्ली पहुंच गया, पर जब पीछे मुड़कर देखा, ट्रक के पीछे लिखा था, मैं वापस आऊंगी सावित्री। उस दिन से आज तक मैं उस हाईवे से कभी नहीं गुजरा, लेकिन हर बार जब कोई ट्रक रात में भैरव घाट टर्न से गुजरता है, लोग कहते हैं कोहरे के अंदर एक औरत सफेद साड़ी में मिलती है और कहती है, रुक जा ड्राइवर, चलावा तेरा इंतजार कर रहा है। मुझे याद है मैं भैरव मंदिर के सामने खड़ा था। ट्रक बंद था, हवा में धूप बत्ती की बू और वो सावित्री के फ्रेम वाली फोटो मुझे देख रही थी। लेकिन अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। कान में एक ही आवाज गूंज रही थी, चलावा चलावा चलावा। मैं चीखा, नहीं मुझे मत ले जाओ। और तभी अचानक ट्रक के हॉर्न की आवाज। मैं झटके से उठ गया, आंखें खोली तो देखा मैं अपने ट्रक के अंदर हूं। ट्रक अभी भी खड़ा था, इंजन बंद, कैसेट भी ऑफ। मैंने घड़ी देखी, 12:15 रात के। तो मतलब अभी तो सफर शुरू भी नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आया, जो कुछ अभी अभी हुआ वो सपना था, पर मैं पसीने से भीग गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने शेरू अपने ट्रक का नाम स्टार्ट किया और रात के सफर पर निकल गया। दिल में सोचा, चलो सपना ही था, अब सब ठीक है। रात शांत थी, कोहरा कम। कुछ दूर जाने के बाद एक पुराना बोर्ड दिखाई दिया, वेलकम टू शैपिट हाईवे, ड्राइव एट योर ऑन रिस्क। मैं हंस पड़ा, बस यही बाकी था। कुछ देर बाद मुझे एक ढाबा दिख गया। नाम लिखा था सावित्री ढाबा। नाम पढ़ते ही मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मैंने ब्रेक लगाई, पर अंदर से आवाज आई, एक कप चाय पीने में क्या हर्ज है? ढाबे पर सिर्फ एक आदमी था, एक जवान लड़का, चेहरे पर अजीब सा सुकून, आंखों में नींद। मैंने कहा, एक कड़क चाय देना भाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रतन सिंह जी के लिए। मैं झटके से खड़ा हो गया। तू मेरा नाम कैसे जानता है? उसने कहा, यहां से हर वो गुजरता है जिसका नाम मौत लिख चुकी होती है। तभी ढाबे के कोने से एक औरत की आवाज आई, चलावा उसका इंतजार कर रहा है। मैंने देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत, सावित्री, पर इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, हंसी थी। उसने कहा, अब तू मेरे रास्ते पर है रतन। तुझे लगा सपना था, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। ढाबे के आसपास सब कुछ हिलने लगा। चूल्हा अपने आप जल गया, कप टूटने लगे और हवा से बत्ती बुझ गई। मैं भागकर ट्रक में चढ़ा, इग्निशन घुमाया, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उस मिरर में मैंने देखा ढाबा,
अब वहां था ही नहीं, सिर्फ एक जलता हुआ खंडहर था और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, चलावा चलावा। ट्रक खुद ही स्टार्ट हुआ और अपने आप सड़क पर बढ़ने लगा। मुझे लगा मैं फिर उसी सपने में फंस गया हूं। हर मोड़ पर वही ढाबा, वही औरत और वही आवाज, जैसे हाईवे खुद एक चक्र बन गया हो जहां से निकलना नामुमकिन है। सुबह होने तक मुझे याद नहीं कि मैं कहां गया। बस इतना याद है, पुलिस ने एक ट्रक पाया जो भैरव घाट के पास उल्टा गिरा हुआ था और ड्राइवर सीट पर सिर्फ एक जली हुई डायरी मिली जिस पर लिखा था, मैं रतन सिंह हर रात सपने में ये सफर करता हूं, पर शायद अब सपना नहीं, ये श्राप है। भैरव घाट हाईवे, जहां हर महीने एक ट्रक मिलता है उल्टा बिना ड्राइवर के, और हर बार उस ट्रक के मिरर पर लिखा होता है, मैं वापस आऊंगी सवित्री। यह केस सीआईडी को मिला था। लीड ऑफिसर एसीपी विक्रम राठौर एक सख्त और लॉजिकल आदमी। उन्होंने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, हर कांड के पीछे इंसान होता है। पर इस बार उन्हें भी यकीन नहीं था कि वो क्या देखने वाले हैं। एसीपी विक्रम अपनी टीम के साथ भैरव घाट हाईवे पहुंचा। बारिश हो रही थी, धुंध घनी थी। एक ट्रक वहां खड़ा था, पूरा जला हुआ, अंदर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक आधी जली डायरी जिस पर लिखा था, रतन सिंह, शापित हाईवे। फॉरेंसिक टीम ने कहा, सर, बॉडी नहीं मिली, सिर्फ स्टीयरिंग पर खून और एक औरत के बाल चिपके हुए मिले हैं। एसीपी ने डायरी उठाई और बोला, ड्राइवर या तो भाग गया या कोई कहानी छिपा रहा है। टीम ने आसपास तलाशी ली। एक पुराना ढाबा मिला, सवित्री ढाबा, लेकिन ढाबा आधा जला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। फिर भी हवा में चाय और केरोसिन की मिली जुली गंध थी। एसीपी ने एक कोने में पुरानी फोटो देखी, एक औरत सफेद साड़ी में, और नीचे लिखा था, लेट सवित्री देवी 1995। एक लोकल चौकीदार ने कहा, साहब, यह ढाबा पहले एक औरत चलाती थी, एक रात ट्रक ने कुचल दिया और तब से यह रास्ता शापित हो गया। एसीपी ने हंसकर कहा, बस कहानियां, चलावा सिर्फ दिमाग में होता है। एसीपी ने तय किया, रात यहीं रुकते हैं, देखते हैं भूत आता है या बिजनेस ट्रिक है। रात के 12 बजे टीम ने कैंप लगाया, कैमरा और सेंसर ऑन किए। सब कुछ शांत था। तभी ट्रक के हॉर्न की आवाज आई, पी ई पी। सब भाग कर गए उस ट्रक के पास, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ, हेडलाइट्स जलीं और स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। एसीपी ने कमांड दिया, कैप्चर दैट फुटेज, पर कैमरा स्टैटिक हो गया। स्क्रीन पर बस एक शब्द दिख रहा था, चलावा। टीम के एक अफसर रजत चिल्लाया, सर, मुझे कोई टच कर रहा है। सबने देखा, उसके गले के आसपास जलने के निशान बन रहे थे, जैसे किसी ने उसे आग से दबाया हो। रजत चीख कर गिरा और उसके मुंह से एक औरत की आवाज निकली, मुझे न्याय चाहिए। एसीपी समझ गया, यह सवित्री देवी की आत्मा है। उसने मंदिर में रखा त्रिशूल उठाया और बोला, मैं तुझे वचन देता हूं, तेरा न्याय होगा। तभी हवा थम गई और रजत बेहोश हो गया। अगली सुबह टीम ने पुराने रिकॉर्ड खोले। पता चला 1995 में सवित्री देवी का ढाबा एक ट्रक ड्राइवर ने तोड़ दिया था, क्योंकि उसने उसका कर्ज नहीं चुकाया था। सवित्री उसी रास्ते पर ट्रक के नीचे आई और उस ड्राइवर का नाम था रतन सिंह के पिताजी। मतलब सवित्री का बदला अब पूरा हुआ था। रतन उसका अगला शिकार बना, बिना जाने अपने बाप के गुनाह का बोझ लेकर। एसीपी ने डायरी बंद की और बोला, यह सिर्फ भूत की कहानी नहीं, यह न्याय का सफर था। टीम वापस जा रही थी। एसीपी ने पीछे देखा, ढाबा अब बिल्कुल नया लग रहा था। एक लड़की चाय सर्व कर रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, चाय लेंगे साहब? एसीपी ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, नहीं, मुझे अपने रास्ते पर जाना है। ट्रक में बैठे बैठे एसीपी ने रियर मिरर में देखा। पीछे वो लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी और बोल रही थी, आप भी तो रास्ते पर आए हैं साहब। और उसके बाद सीआईडी जीप धुंध के अंदर गायब हो गई। हर न्याय के बदले एक नया श्राप जन्म लेता है और भैरव घाट हाईवे अब भी अपना नया शिकार ढूंढ रहा है। दोस्तों, अगर यह सीआईडी स्पेशल पार्ट 4 पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं भैरव घाट हाईवे से कभी नहीं गुजरूंगा। दोस्तों, सुबह का समय था, लेकिन हवा अब भी ठंडी और अजीब सी थी। सीआईडी की टीम आ चुकी थी। एक काली एसयूवी मेरे ट्रक के पास रुकी। उसमें से एक अफसर निकला। नाम था इंस्पेक्टर विक्रांत राठौर, जिसके चेहरे पर इतनी सख्ती थी जैसे जिंदगी भर मुस्कुराना भूल गया हो। उसके पीछे एक और अफसर थी, मीरा, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे कुछ अनकही बात उस हाईवे में छिपी हो। विक्रांत ने मुझे देखा और बोला, रतन सिंह, तुम कह रहे हो कि तुम्हें हर रात वही सपना आता है जिसमें एक चुड़ैल और शापित ढाबा होता है? मैंने सिर हिलाया। हाँ साहब, पर वो सपना नहीं लगता, सब कुछ असली लगता है, जैसे मैं वहां सच में हूं। मीरा ने कहा, सर, इस हाईवे पर पहले भी कई एक्सीडेंट हुए हैं, सब रात के समय, और सब ड्राइवर्स ने मरने से पहले एक औरत का जिक्र किया था। सीआईडी टीम ने तय किया कि वो उसी रात मुझे लेकर हाईवे पर चलेगी ताकि सच सामने आए। रात के 12 बजे हम ट्रक लेकर निकले। हाईवे पर अजीब सन्नाटा था, सिर्फ हवा और इंजन की आवाज। मीरा के पास एक ईएमएफ डिटेक्टर था। उसने कहा, सर, यहां कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही है। मैं ट्रक चला रहा था और दिल में डर फिर से घुस गया था। अचानक दूरी में वही पुराना ढाबा दिखाई दिया, वही बोर्ड जिसमें लिखा था, स्वागत है शापित हाईवे ढाबा में। विक्रांत ने कहा, ट्रक रोको, चलो नीचे। जब हम अंदर गए तो ढाबा बिल्कुल खाली था, पर टेबल्स पर आधे खाए हुए पराठे और चाय के ग्लास रखे हुए थे, जैसे कोई अभी थोड़ी देर पहले तक यहां था। फिर मीरा ने धूल से भरी दीवार पर एक पुरानी फोटो देखी। उस फोटो में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबे खुले बाल, और उसके बगल में कुछ ट्रक ड्राइवर्स। मीरा ने फोटो पर उंगली रखी और बोली, सर, ये औरत वही है जिसका जिक्र रतन कर रहा था। मैंने फोटो ध्यान से देखी और मेरी हृदय की धड़कन रुक गई। वो उसी चुड़ैल का चेहरा था जो मेरे सपने में आती थी, और नीचे लिखा था, सविता देवी, ऑनर ऑफ शापित ढाबा, डायड इन एक्सीडेंट 1997। विक्रांत ने तुरंत बोला, लगता है कुछ और भी छिपा है यहां। रतन, तैयार रहो, हम इस राज को आज खोल कर रहेंगे। पर जैसे ही उसने ये कहा, ढाबे के बल्ब एक एक करके ब्लिंक करने लगे और हवा में एक अजीब सी जली हुई इत्र की बू फैल गई। एक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी और दीवार की घड़ी का टाइम वापस 12 बजे पर अटक गया। मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। धीरे से मैंने पलट कर देखा और मेरी आंखों से खून जम गया। वहीं चुड़ैल लाल साड़ी में, बिना पैरों के हवा में लटकती हुई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। विक्रांत ने चिल्लाकर कहा, रतन, पीछे हट। मीरा ने पवित्र जल छिड़का, पर चुड़ैल के चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें मौत की खामोशी बसी थी। और तभी ढाबे की लाइट पूरी तरह से बंद हो गई। दोस्तों, जब ढाबे की लाइट बंद हुई तो एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया। सिर्फ हवा का झोंका था और मेरे कान में कोई धीमी सी हंसी गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो सीधा दिल के अंदर उतर जाए। सीआईडी ऑफिसर विक्रांत ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी थोड़ी ही दूर तक गई। मीरा ने अपना ईएमएफ डिटेक्टर उठाया। वो रेड लाइट पर ब्लिंक कर रहा था, मतलब कुछ पैरानॉर्मल चीज हमारे पास ही थी। मैं धीरे से बोला, साहब, ये वही चुड़ैल है, सविता देवी। और तभी मीरा की टॉर्च एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसके ऊपर लिखा था, प्राइवेट, स्टाफ ओनली। विक्रांत ने अलमारी खोली तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कवर पर लिखा था, सविता देवी, ऑनर, शापित ढाबा। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे सपने छीन लिए, अब मैं इन सबका खून पी लूंगी। मीरा ने हल्का सा पलटकर मुझे देखा। रतन, लगता है सविता देवी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, कुछ और था। मैंने कहा, साहब, मेरे दादा बताते थे 1997 में यह ढाबा सबसे मशहूर था, पर एक रात यहां कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने सविता देवी के साथ बुरा बर्ताव किया था और उन्होंने उसे जिंदा जला दिया।
विक्रांत ने डायरी के दूसरे पेज पर देखा। जब तक ये रोड पर ट्रक चलेगा तब तक मैं इन सबको चैन से सोने नहीं दूंगी। हर नई रात मेरा बदला लेकर आएगी। ये पढ़ते ही ढाबे की दीवारें कर 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 की आवाज करने लगीं, जैसे कोई अंदर से मुक्का मार रहा हो। मीरा ने कहा, सर, मुझे लगता है हम यहां अकेले नहीं हैं। तभी एक कप शेल्फ से गिरा और खुद ब खुद जमीन पर टूट गया। विक्रांत ने गन निकाली और जोर से बोला, कौन है वहां? दिखाओ अपना चेहरा। पर जवाब में सिर्फ एक हवा का झोंका था और एक आवाज, मैं यहां से कभी नहीं गई। मैं कांप गया। चारों तरफ हवा में धुंध सी भर गई। उस धुंध के अंदर से एक लाल साया निकल कर आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें राख की तरह चमक रही थीं। वही सविता देवी। वो बोलने लगी, इन्होंने मुझे जला दिया, पर अब मैं इनसे भी ज्यादा जलने वाले लाऊंगी। मीरा ने तुरंत पवित्र जल छिड़का, पर इस बार उसका असर नहीं हुआ। सविता देवी हंसी और हवा में गायब हो गई। विक्रांत ने कहा, रतन, ट्रक में चलो, हम यहां से निकलते हैं अभी। पर जैसे ही हम भागकर ट्रक तक पहुंचे तो ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। कोई भी उसके अंदर नहीं था, पर स्टीयरिंग खुद घूम रही थी और ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर चलने लगा। मीरा चिल्लाई, सर, ट्रक बिना ड्राइवर के चल रहा है। मैं बस इतना ही बोल पाया। साहब, लगता है सविता देवी अब सिर्फ ढाबा नहीं, पूरे हाईवे पर शापित है। विक्रांत ने कहा, इसका मतलब हर रात जब कोई ड्राइवर यहां से गुजरता है उसका सफर उसी चुड़ैल के कंट्रोल में होता है। और तभी ट्रक के फ्रंट ग्लास पर खून से लिखा एक वाक्य उभर गया, आज रात तुम्हारा नंबर है, रतन सिंह। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई, दिल ठंड पड़ गया। विक्रांत और मीरा ने एक दूसरे को देखा और बोले, यह केस अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, एक कर्स बन गया है। ट्रक का हॉर्न खुद बजना शुरू हो गया। एक लंबी थरथराती हुई आवाज, पीप, और उसी आवाज के बीच हवा में एक औरत की चीख गूंज गई, स्वागत है शापित हाईवे पर। दोस्तों, रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक और शांति थी, पर दिल के अंदर तूफान मचा था। सीआईडी के इंस्पेक्टर विक्रांत और मीरा मुझे लेकर ट्रक से उतरे और हम फिर से उस शापित ढाबे के अंदर गए, जहां सविता देवी का साया अब भी मंडरा रहा था। ढाबे के एक कोने में एक पुराना टीवी और वीसीआर प्लेयर पड़ा था, धूल से ढका हुआ। मीरा ने डायरी के आखिरी पेज में लिखी एक लाइन पढ़ी, मेरा सच सिर्फ उस कैसेट में है जिसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं। विक्रांत ने कहा, लगता है सविता ने अपनी मौत के वक्त कुछ रिकॉर्ड किया था। मीरा ने कांपते हाथों से वीसीआर ऑन किया और कैसेट अंदर डाली। स्क्रीन पर स्टैटिक आया। श्श, फिर धीरे धीरे एक इमेज उभरने लगी। सविता देवी कैमरे के सामने खड़ी थी, लाल साड़ी में, आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर लफ्ज दिल को कांप रहा था। आज रात उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने उनके लिए खाना बनाया, पर इन्होंने मुझे ही जला दिया। अब मैं इनके ट्रक के साथ चलूंगी जब तक ये रास्ता खत्म नहीं होता। विक्रांत ने रिकॉर्ड पॉज करने की कोशिश की, पर रिमोट ने काम करना बंद कर दिया। स्क्रीन पर सविता देवी कैमरे के करीब आई, इतनी करीब कि उसका चेहरा स्क्रीन पर चिपक गया। उसने सीधा देखकर कहा, जो ये देखेगा वो भी मेरे साथ चलेगा। अचानक टीवी से काली धुंध निकलकर हवा में फैल गई। मीरा चीखी, सर, ये क्या हो रहा है? स्क्रीन से कुछ निकल रहा है। ढाबे के बर्तन हिलने लगे, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं और बल्ब एक के बाद एक फटने लगे। मैं और विक्रांत संभलने की कोशिश कर रहे थे, पर मीरा के चेहरे पर एक लाल हाथ का निशान उभर गया, जैसे किसी ने उसके गाल पर आग से हाथ रखा हो। विक्रांत चिल्लाया, मीरा, पीछे हट! पर मीरा की आंखें सीधा टीवी के अंदर जमी थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। और फिर उसके मुंह से सविता देवी की आवाज निकली, मैं वापस आई हूं, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। मुझे लगा मेरी रूह निकल जाएगी। मीरा का शरीर धीरे धीरे हवा में उठ गया और उसकी आंखें सफेद पड़ गईं। विक्रांत ने पवित्र जल फेंका,
पर कोई असर नहीं हुआ। सविता मीरा के शरीर में हंसी और बोली, तुम सीआईडी वाले सोच रहे हो कि मुझे रोक लोगे? मैं तो इस हाईवे का हिस्सा हूं, रतन सिंह। अब तुम्हें भी अपनी ट्रक में सवार करूंगी। फिर उसने सीधा मुझे देखा और टीवी में एक वीडियो क्लिप चली। एक ट्रक, वही जैसा मेरा, आग में जलता हुआ हाईवे के बीच, और उस ट्रक के अंदर एक आदमी बिल्कुल मेरी तरह। मैं कांप गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं हूं, पर यह वीडियो तो 1997 की लग रही है। विक्रांत ने कहा, रतन, लगता है यह श्राप वक्त के पार भी फैल गया है। तुम्हारा कनेक्शन सविता से पुराने जन्म का हो सकता है। उसी पल टीवी के अंदर से एक हाथ निकला, जला हुआ, काला और ठंडा। वो हाथ सीधा मीरा के गले पर गया और टीवी ने एक झटके में उसे अंदर खींच लिया। 1 सेकंड में मीरा गायब और टीवी बंद हो गया। बस हवा में सविता देवी की हंसी गूंजती रही। एक और आत्मा मिल गई। अब तुम्हारा नंबर है, रतन सिंह। मैं और विक्रांत दोनों बेहोश होने की कगार पर थे। विक्रांत ने बस इतना कहा, रतन, मुझे लगता है ये श्राप सिर्फ सविता का नहीं, इस पूरे हाईवे के नीचे कुछ दबा हुआ है। फिर उसने कहा, कल सुबह हम इस हाईवे के नीचे खुदाई करेंगे और देखेंगे ये शापित जमीन क्या छुपा रही है। लेकिन दोस्तों, सुबह आई ही नहीं। हाईवे पर सूरज उगता ही नहीं था। घड़ी फिर से 12 बजे पर रुक गई थी। रात और अंधेरी हो चुकी थी। ढाबा बंद था। हवा में जोरदार ठंड और सच कहूं तो मौत की बू थी। सीआईडी ऑफिसर विक्रांत अब भी मीरा को टीवी के अंदर खींचे जाने के बाद हिल गया था, पर उसके चेहरे पर अभी भी वो सीआईडी वाली सख्ती थी। उसने कहा, रतन, इस हाईवे के नीचे कुछ छुपा है। सविता देवी का बदला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम सच को जमीन के नीचे से बाहर नहीं निकालते। सुबह का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दोस्तों, सुबह आई ही नहीं। घड़ी अब भी 12 बजे पे अटकी हुई थी। दिन और रात का फर्क मिट गया था। विक्रांत ने अपनी एसयूवी के पीछे से एक लोहे की रॉड और टॉर्च निकाली। हम दोनों हाईवे के बीच में खुदाई करने लगे, वही जगह जहां पहले एक्सीडेंट हुआ था। जमीन पे पहला ही कोटा मारते ही हवा में एक अजीब सी गूंगुनाहट गूंज उठी, जैसे कोई जमीन के अंदर से सांस ले रहा हो। विक्रांत ने कहा, रतन, यहां कुछ है और गहरा खोदो। और जब हमने कुछ और खोदा तो एक पुराना ट्रक का बोनट दिखा, पूरी तरह मिट्टी में दफन, वही मॉडल जो मैं चलाता हूं। मैं कांप गया। साहब, यह तो बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा ही है। विक्रांत ने टॉर्च अंदर दिखाई और जो हमने देखा उसने हमारी रूह निकाल दी। ट्रक के अंदर 7 लाशें थीं। सब आदमियों के चेहरे जले हुए, पर उनमें से एक का चेहरा बिल्कुल मेरा था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने चीख कर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूं। विक्रांत ने डायरी का एक और फटा पन्ना निकाला। उसमें लिखा था, जिसने मुझे जलाया, मैं उसके रूप में वापस आऊंगी। हर 27 साल बाद वही सफर दोबारा होगा, वही ट्रक, वही ड्राइवर, वही मौत। विक्रांत ने भौहें चढ़ाते हुए बोला, मतलब रतन, तुम पहले भी यहां आ चुके हो। तुम पहले भी ट्रक ड्राइवर थे। शायद तुम ही उन आदमियों में से एक हो जो सविता को जलाने में शामिल थे। मैं शॉक में था। नहीं साहब, मैं तो। पर तभी हवा में एक औरत की चीख गूंजी, इतनी तेज कि टॉर्च की रोशनी भी हिल गई। मिट्टी के अंदर से एक लाल साड़ी का टुकड़ा निकला और साथ ही एक जलता हुआ हाथ। वो हाथ बाहर आया और मेरे पैर पकड़ लिए। मैं चिल्लाया, साहब, खींच रहा है मुझे। विक्रांत ने मुझे बचाने की कोशिश की, पर सविता देवी की आवाज फिर गूंजी, तुम सब ने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें अपनी आग में समेट लूंगी। अचानक जमीन फट गई और हम दोनों नीचे गिर पड़े, एक अंधेरी सुरंग में। अंदर हवा नहीं थी, सिर्फ एक सड़ी गली सूंघने सी बदबू, जैसे पुराने जले हुए कपड़े। टॉर्च की रोशनी में लिखा था, सविता देवी की समाधि, पापियों की अंतिम मंजिल। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। सुरंग के आखिरी हिस्से में हमने एक शीशा देखा, बड़ा सा, टूटा फूटा। उसमें हम दोनों के चेहरे दिख रहे थे, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरा रिफ्लेक्शन हिल रहा था।
जबकि मैं खड़ा बिल्कुल सीधा था। विक्रांत ने बंदूक उठाई और कहा, रतन, यह तुम्हारा रिफ्लेक्शन नहीं है। शीशे के अंदर का मैं मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर सविता देवी का रूप उभरने लगा। मैं कभी मरती नहीं थी रतन, मैं सविता हूं और तुम मेरे पहला पापी हो। मुझे लगा मेरी सांस रुक गई। क्या मैं सच में किसी पुराने जन्म में उसका गुनहगार था? क्या इस बार मैं अपना ही बदला खुद से ले रहा हूं? विक्रांत ने चीख कर कहा, शीशा तोड़ो। मैंने रॉड उठाई और शीशे पर मारा, पर ग्लास टूटने की बजाय उसने हमें अंदर खींच लिया और सब कुछ अंधेरा हो गया। बस सविता देवी की हंसी गूंजती रही। यह सफर अब खत्म नहीं होगा रतन सिंह, तुम्हारा ट्रक अब मेरे साथ चलेगा। सब कुछ अंधेरा था, न हवा न रोशनी, बस एक अजीब सा सुकून, जैसे मौत के बाद की खामोशी। अचानक मेरे कान में आवाज आई, वापस आ जाओ रतन, सफर अभी बाकी है। मुझे लगा मैं बेहोश हो गया था, पर जब आंख खुली तो मैं एक पुराने जमाने के ढाबे के बाहर था। पुराना समय 1997। सब कुछ वही था, पर मैं अलग था। मेरे हाथ में ड्राइवर वाला यूनिफॉर्म था और पास में एक ट्रक, वही मॉडल पर नया, चमक रहा था। ढाबे के अंदर से आवाज आई, रतन भैया चाय पी लो। मैं चौंक गया। वो थी सविता देवी, जिंदा, हंसी भरी, मासूम और बिल्कुल अलग उस भयावह चुड़ैल से जिसे मैं जानता था। मुझे सब समझ आ गया। मैं वापस अपने पुराने जन्म में आ गया था, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। ढाबे में बाकी 6 ट्रक ड्राइवर बैठे थे, वही जो मैंने लाशों में देखे थे। उनमें से एक बोला, रतन, आज इस औरत को सबक सिखाना पड़ेगा, ज्यादा जुबान चलाती है। मैं तुरंत बोला, पागल हो क्या? सविता ने क्या बिगाड़ा है? पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। रात को जब सविता ढाबा बंद कर रही थी, उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके परांठों में तेल डालकर पूरा ढाबा जला दिया। मैं चीखता रहा, नहीं, ये पाप है। सविता जलते हुए मुझे देखती रही, आंखों में आंसू नहीं, बस दर्द और गुस्सा था। उसने बस इतना कहा, रतन, तू अलग था, पर तुझे इन सब का साथी बनने की सजा मिलेगी। जब भी ट्रक चलेगा मैं साथ चलूंगी। उसके बाद सब कुछ जल गया, ढाबा, ट्रक और मैं, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं फिर से वर्तमान में आंख खोली। हाईवे के बीच जमीन पर पड़ा था। विक्रांत मेरे पास था, बेहोश लेकिन जिंदा। आसपास सब कुछ खाली था, न ढाबा, न लाश, न टीवी, बस एक नया बोर्ड लगा था, वेलकम टू सविता हाईवे, ड्राइव सेफ। मैं संभल कर उठा। विक्रांत ने धीरे से कहा, रतन, हम जिंदा हैं? मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। लगता है सविता ने अपना बदला पूरा कर लिया साहब। हम ट्रक में बैठे, इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही गाड़ी चलाई, रेडियो खुद से ऑन हो गया। एक पुरानी आवाज आई, चाय गरम है रतन भैया। मैं जम गया। विक्रांत ने रेडियो बंद करना चाहा, पर बटन ने काम करना बंद कर दिया। शीशे में मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया और उसके पीछे सविता देवी खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। पर इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था न बदला, सिर्फ एक शांत मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अब तू आजाद है रतन, और मैं भी। शीशे में उसका चेहरा धुंधला पड़ गया और फिर गायब हो गया। उसके बाद हाईवे पर पहली बार सूरज उगता हुआ दिखाई दिया। साहब ने कहा, लगता है श्राप खत्म हो गया। मैंने कहा, हां साहब, पर यह रास्ता अब भी उसके नाम से याद रहेगा। मैं ट्रक चलाकर आगे बढ़ गया। हवा में एक हल्की सी खुशबू थी, परांठे और चाय की, जैसे सविता देवी अब भी कहीं न कहीं मुस्कुरा रही हो। दोस्तों, अगर आपको रतन सिंह और उस शापित हाईवे की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चले कि रात के रास्ते कभी अकेला सफर नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर आप भी अपना नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करवाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और सिटी लिखना ना भूलना। मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे थे हॉरर कहानी, मेरी जुबानी। फिर मिलते हैं एक और रूह कंपकपा देने वाली कहानी के साथ। तब तक रात में सफर करते वक्त पलट कर मत देखना।